हेलो प्यारे बच्चों, तो मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनडी क्लासेस पे। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की मैथ, जिसमें हमने 1.2 तक प्रश्नावली कंप्लीट कर ली थी। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन वीडियोस को आप ज़रूर देखें। आज हम शुरुआत करेंगे आपकी 1.3 प्रश्नावली 1.3, जिसमें मैं शुरुआत करने से पहले आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि ये प्रश्नावली आपकी क्या है, अप्रमेय और प्रमेय संख्याओं पर है। तो सबसे पहले आपको वही पता होना चाहिए कि प्रमेय संख्या क्या होती है और अप्रमेय संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रमेय संख्याएं क्या होती हैं। क्या पता होना चाहिए बच्चों? प्रमेय संख्या, कि ये प्रमेय संख्या क्या होती है ना। और दूसरी आपको पता होनी चाहिए कि अप्रमेय संख्या क्या होती है। अप्रमेय संख्या क्या होती है। इन दोनों बातों का अगर आपको पता है, क्योंकि ये प्रश्नावली आपकी इन्हीं दो बातों पर चलेगी, प्रमेय और अप्रमेय, अगर ये पता है तो आप इसको आसानी से समझ सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्रमेय संख्या, उसके बाद में अप्रमेय संख्या। तो प्रमेय देखिए, प्रमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं, अगर सामान्य भाषा में बोलूं तो हम जो बट्टे में लिख सकते हैं जिन संख्याओं को, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्रमेय संख्याएं कहलाती हैं, है ना। 1/2, 3/4, है ना, 2 है, 3 है, सीधा अगर 2, 3, 5, 1 लिखते हैं, वो भी क्या प्रमेय संख्याएं हैं, जिसको हम P/Q के रूप में, तो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी? ऐसी संख्या जिसको हम P/Q किसके रूप में? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, नहीं हो। मतलब क्या हो इस बात का, कि जहाँ Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या लिख सकते हैं, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? आपकी प्रमेय संख्या कहलाती हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे एक बात लिखी, Q बराबर 0, मतलब बट्टे में 0 नहीं हो सकता कभी भी। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1/2, ये क्या आपकी प्रमेय संख्या चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कहूँ कि 1/0 लिखिए, लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते, है ना, क्योंकि 0 बट्टे में नहीं होना चाहिए। ये बात आप याद रखना। तो ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? आपकी प्रमेय संख्याएं कहलाती हैं। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अप्रमेय संख्या, है ना। क्या हो जाएगा? ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, तो वो सभी संख्या क्या बन जाएंगी? आपकी अप्रमेय संख्या। क्या बन जाएंगी प्यारे बच्चों? अप्रमेय संख्या। अब अप्रमेय संख्या है होती कौन सी है? एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण लेकर बताऊं, तो उदाहरण हो जाएगा √2, √5, √7, √3। मतलब क्या हुआ इनका, कि इन संख्याओं को हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। तो जिन संख्याओं को हम रूट के बाहर ही नहीं निकाल सकते, तो वो सभी संख्या क्या कहलाती हैं? आपकी अप्रमेय संख्याएं। तो इस प्रश्नावली में हम यही पढ़ेंगे कि √2 एक अप्रमेय संख्या सिद्ध कीजिए, √5 एक अप्रमेय संख्या सिद्ध कीजिए, √3 एक अप्रमेय संख्या है तो सिद्ध कीजिए, है ना। तो उसको हम क्या मानेंगे? प्रमेय संख्या मानकर हम उसको क्या बना देंगे? अप्रमेय संख्या। ये हम आगे पढ़ेंगे। अब आपको एक तीसरी बात और बताता हूँ, कि तीसरी बात आपको क्या याद रखनी है बेसिक में, कि सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, कि ये सअभाज्य संख्या क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सअभाज्य का मतलब, देखो, भाज्य और अभाज्य आपको पता है ना। अगर नहीं है तो भाज्य का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर दूसरी संख्या का भाग जाए, यानी दूसरे के पहाड़े में जो संख्या आती हो, वो सभी संख्या क्या कहलाती है? आपकी भाज्य। लेकिन अभाज्य कहते हैं जो किसी भी पहाड़े में, किसी दूसरे के पहाड़े में नहीं आए, वो क्या कहलाती है? अभाज्य। लेकिन यहाँ पे क्या है? सअभाज्य। तो सअभाज्य का मतलब क्या है? यहाँ पे मैं कोई संख्या लिखता हूँ, देखो, जैसे मैंने लिखी 5 और 13, अब समझ में आ जाएगा आपको कि यहाँ पे मैं कोई संख्या लिखी 5 और 13। क्या 5 में ऐसी कोई संख्या बनी है जिसका भाग जाए, उसका भाग 13 में भी जाए? ऐसी कोई संख्या है? नहीं है जी।
तो वही संख्या क्या कहलाती है आपकी, सहभाज्य। यानी किसी दूसरे के पहाड़े में नहीं आनी चाहिए, दो दो संख्या लेकर चलते हैं हम यहाँ पे। यानी इसमें और इसमें दोनों में अगर भाग जाएगा तब वो सहभाज्य नहीं कहलाएगी, लेकिन इन दोनों में भाग नहीं गया मतलब वो क्या है, सहभाज्य। तो ये संख्याएं क्या आपकी सहभाज्य संख्याएं। और मैं उदाहरण लेता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा 8 और 9 लिखा, क्या लिखा मैंने 8 और 9। तो इसमें दीजिए, इसमें 2 का जाता है लेकिन इसमें 2 का नहीं जाता, इसमें 3 का जाता है लेकिन इसमें नहीं जाता। तो ये भी क्या है आपकी सहअभाज्य संख्या। यानी किसी दूसरे के पहाड़े में नहीं आनी चाहिए। जो जो दोनों संख्याएं आपको दी हुई होंगी वो संख्याएं किसी दूसरे के पहाड़े में नहीं आनी चाहिए, वो क्या कहलाती है आपकी सहअभाज्य संख्या कहलाती है। और मैं लेता हूँ 12 और मैंने ले ली 18, है ना, 15 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको देखते हैं। अब इसमें भी देखो कितने का भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, और इसमें भी कितने का जा रहा है, 2 का। इसमें भी कितने का जा रहा है, 3 का जा रहा है, इसमें भी कितने का जा रहा है, 3 का। तो मतलब क्या, देखो दोनों में एक संख्या क्या आ गई, कॉमन आ गई। मतलब इसमें भी 2 का जा रहा है, इसमें भी। सीधा समझने की कोशिश करें तो ये संख्याएं क्या हैं, सहअभाज्य नहीं होंगी आपकी। क्या नहीं होंगी, सहअभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। आ गई बात समझ में? तो ये आसानी से समझ में आ गया होगा। तो मैंने 3 बातें आपको यहाँ पे बताई है। अब आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, जो अपनी क्या होती है, एक प्रमेय होती है ना। वो प्रमेय आपको याद रखनी है और इन सवालों में हम काम में लेंगे। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि कोई संख्या p है ना, उसका भाग, यहाँ पे मैंने a² लिखा, यानी कि यहाँ पे मैंने कोई संख्या लिखी मान लो 2, और यहाँ पे मैं ले लिया 4 का वर्ग, है ना। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि यहाँ पे कोई संख्या है p और उसका यानी कि a² है यहाँ पे, है ना। तो ये क्या करेगी, p जो है वो a² को क्या करेगी, विभाजित करेगी। क्या करेगी, विभाजित। अब विभाजित का मतलब क्या होती है, विभाजित करता है। मतलब ये जो संख्या होगी वो किसको, यहाँ पे जो वर्ग दिया हुआ है उसका क्या करेगी, पूरा पूरा भाग जाएगा उसके अंदर। मतलब यहाँ पे मैंने 2 लिया तो मतलब इस 2 का भाग इसके अंदर पूरा पूरा जाएगा। तो इसका वर्ग कितना होता है, 16 होता है। तो इस संख्या का भाग इसमें भी जाएगा और इस संख्या का भाग इसमें भी जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि जो p संख्या है वो a² यानी किसी संख्या के वर्ग को क्या करती है, विभाजित करती है। मतलब उसके वर्ग में भी क्या जाता है, उसका भाग पूरा पूरा जाता है। तो आपको ये बात याद रखनी है। तो अब यहाँ पे निकला क्या निष्कर्ष, कि यहाँ पे जो p संख्या है वो क्या करेगी, सिर्फ a को भी विभाजित करेगी। क्या करेगी, a को भी विभाजित करती है। किसको विभाजित करती है प्यारे बच्चों, a को भी विभाजित करती है। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमने क्या लिया, 2 लिया मान लो, है ना। यहाँ पे मैं 2 लेता हूँ तो यहाँ पे a संख्या अपनी क्या है, 4 ही तो है। तो इस 4 में भी क्या जाएगा, 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। यानी किसी संख्या के वर्ग में किसका भाग जाएगा, यहाँ पे जो संख्या होगी उसका भाग जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, अपने 2 है, तो जो संख्या है उसके अंदर भी यहाँ पे जो आपने संख्या ली है उसका भी पूरा पूरा भाग जाएगा। तो निष्कर्ष ये निकलता है, यहाँ पे जो संख्या होगी वो उसके वर्ग को भी विभाजित करेगी और जो संख्या है उसको भी क्या करेगी, वो विभाजित करेगी। जैसे उदाहरण लेके मैंने आपको बता दिया। तो एक बार दोबारा समझ लीजिए इसको कि क्या है। देखो p की जगह मैंने लिया 2, ठीक है, और a की जगह मैंने लिया 4, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे इसका आंसर क्या आया है, 16, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 16। तो ये पहली बात क्या बोल रहा है, p a² को विभाजित करेगी। मतलब p जो है, मतलब यहाँ पे 2 जो है वो 4 के स्क्वायर को क्या करेगी, विभाजित करेगी। यानी 2 का भाग 16 के अंदर पूरा पूरा जाएगा, ठीक है बच्चों। दूसरी लाइन मैंने क्या लिखी, p a को विभाजित करेगा। मतलब यहाँ पे हमने क्या लिया, 2। तो 2 जो है वो यहाँ पे कौन सी संख्या अपने पास, 4 है। तो 2 जो है वो 4 को भी विभाजित करेगी। मतलब 2 का 4 में भी पूरा पूरा भाग जाएगा। आपको ये बातें याद रखनी है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो ये था इस प्रश्नावली का छोटा सा बेसिक, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आए तो वीडियो को पीछे कीजिएगा, लेकिन इस बेसिक को आपको ऐसा का ऐसा याद ज़रूर करना है, ठीक है ना। क्योंकि समझने की ज़रूरत है इस प्रश्नावली को। अगर आपने समझा तो अपने आप आने लग जाएगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। तो जो बेसिक मैंने यहाँ पे आपको बताया है, ये बेसिक अब कंप्लीट है, तैयार कर लीजिएगा आप, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं अपनी प्रश्नावली पे, पहले सवाल पे, इन्हीं के आधार पे करेंगे। तो देखिए पहला सवाल क्या देगा, प्रश्न 1 है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 का मतलब है ना
एक क्या है अपरिमेय संख्या। तो इसके ऊपर देखो ऐसे ही सवाल और भी पूछ सकता है। फर्स्ट स्टेप में आपको कैसे सवाल पूछ सकता है अगला, वो आपको मैं बता देता हूँ। देखो √2 आ सकता है इसकी जगह, √3 आ सकता है ना, √7 आ सकता है, 1/√2 आ सकता है। तो इस तरह के सवाल इसी के आधार पे पूछेगा। तो आपको देखो ये अगर ये आपने एक सवाल सीख लिया तो आपको इन सवालों में कोई प्रॉब्लम, बस यहाँ पे क्या आ सकती है, √2 आ सकता है, √3 आ सकता है, √7 आ सकता है। ठीक है, तो ये तो आ गई पहली स्टेप आपकी। अब इसके ऊपर देखो दूसरी स्टेप क्या कैसे पूछ सकता है सवाल, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 + √5, ऐसा सवाल आ सकता है। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ 3 + √2, ऐसा सवाल आ सकता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 4 + 2√5, ऐसा सवाल भी पूछ सकता है। और एक गुणा का मान लो कि 2√7, ऐसा सवाल भी पूछ सकता है। लेकिन यहाँ पे जो संख्याएं होंगी आपकी वो कौन सी होंगी, अपरिमेय संख्याएं आपके पास होंगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये पहले टाइप के क्वेश्चन है और ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन है। ये इस प्रकार के क्वेश्चन, बस यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस आ सकता है, गुणा पर पूछ सकता है, प्लस भी पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम है नहीं आनी चाहिए। अगर आप एक एक स्टेप ध्यान से देखोगे तो ये सवाल आपको आसानी से समझ में आएंगे। तो देखिए पहला सवाल, तो पहला सवाल दे रखा आपका, ये हमने पढ़ लिया है। तो अब इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। तो आपको पहली स्टेप आपको क्या याद रखनी है कि आपको इसमें सिद्ध करने के लिए क्या बोल रहा है कि अपरिमेय संख्या है। तो इस अपरिमेय संख्या को क्या बना लीजिए, पहले आप परिमेय संख्या बना लीजिए। तो हम मानेंगे क्या कि ये बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम इसको क्या मानेंगे, इसका उल्टा मानेंगे। इसका उल्टा मतलब परिमेय संख्या मान लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। मैंने पहले ही बता दिया है कि इसका क्या मानना है, उल्टा। अगर ये हमने सिद्ध कर दिया तो ये क्या हो जाएगी, एक अपने आप ही अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है ना। तो परिमेय संख्या को हम किसके रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम अब यहाँ पे p नहीं काम में लेंगे, यहाँ पे a/b काम में लेंगे। p की जगह मैंने a ले लिया, q की जगह मैंने b, तो जिसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जहाँ a और b अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। आपको ये लाइन याद होनी चाहिए क्योंकि इसमें भी ये लाइन काम में आएगी, बस यहाँ पे √2 आ जाएगा। इसमें भी ये लाइन, इसमें भी यही, तो यहाँ पे आपको बस √2 √3 ये संख्या ही लिखनी है और आपको ऐसी सी, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये अपरिमेय संख्या, मैंने क्या बोला, इसका उल्टा मान लीजिए। तो माना कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या को हम किसके रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जिसे हम a/q के रूप में लिख सकते हैं। और a और b क्या है, अपनी अभाज्य संख्या यहाँ पे हैं। तो अब हमने क्या लिखा कि a/b के रूप में, यानी कि √5 को हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, a/b बराबर है किसके, √5 के। तो सबसे पहले आपको यही काम करना है। अब ये देखो b यहाँ पे क्या है, गुणा में है, गुणा में है तो इधर सॉरी बट्टे में है, किस में है, बट्टे में। तो बट्टे की संख्या को इधर भेजते हैं तो वो किस में चली जाती है, गुणा में। तो यहाँ पे क्या बचा अपने पास, a बचा, इसका पक्षांतरण मैंने इधर कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, √5b। आ गई इतनी बात समझ में। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये जो हमें प्राप्त हुआ है कि ये जो हमें प्राप्त हुआ है इसका क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे बच्चों, वर्ग करने पर। दोनों तरफ करेंगे वर्ग, एक तरफ तो होगा नहीं। तो वर्ग करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये a का होल स्क्वायर बराबर √5b का होल स्क्वायर। वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर करना। ठीक है बच्चों, अब इसका स्क्वायर करते हैं, इसको हल कर लेते हैं। तो a का स्क्वायर कितना होगा, a² होगा, बराबर। अब यहाँ पे ध्यान देना कि √5 का स्क्वायर करना पहले, b को एक बार छोड़ दीजिए, b को बाद में करेंगे। √5 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, √5 को √5 से
गुणा करना। तो यहाँ पे ये बात रह करना, रूट की संख्या को रूट की संख्या से गुणा करते हैं तो रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। तो यहाँ पे एक बार 5 लिखना, 5 को 5 से गुणा नहीं करना आपको, एक बार यहाँ पे क्या लिख देना है 5। तो ये आ गया अपना बाहर 5, ठीक है। और b का स्क्वायर b स्क्वायर, ये बन गई अपनी समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब अपनी क्या लगा देते हैं, प्रमेय लगा देते हैं। यहाँ पे अपने पास क्या है, ए स्क्वायर है ना। तो ए स्क्वायर जो है यहाँ पे वो क्या है, इसको समझिए आप। यहाँ पे गुणा में कितना है, इसके b के गुणा में कितना है 5, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ, मान लो कि यहाँ पे मैंने ले लिया, कोई संख्या ले ली, 5 गुणा 10 ले ली, तो कितना बना ये 50 बना, ठीक है। तो मतलब क्या है कि इस 5 का भाग किस में जाएगा, इस 50 में जाएगा। तो मतलब क्या है कि इस 5 का भाग ए स्क्वायर में भी जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि ये ए स्क्वायर और 5 बी स्क्वायर दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो मतलब ये अगर 50 है, मान लो इसका मान 50 है, तो ये भी कितना होगा 50 होगा, और दोनों में कितने का भाग, 5 का भाग जाएगा, क्योंकि इसको 5 से गुणा कर रहे हैं। तो इस बात को समझिएगा यहाँ पे आप, ठीक है ना। क्यों लिखा, क्यों बोल रहा हूँ मैं कि यहाँ पे अगर 5 है तो इसका अगर भाग इसके अंदर जा रहा है तो मतलब इसके अंदर भी जाएगा। तो हम लिख क्या सकते हैं इसको कि ए स्क्वायर जो है वो जो क्या करेगा, ये 5 क्या कर देगा, इसको विभाजित, यानी इसके अंदर भाग जाएगा इसका। ये लाइन हमें यहाँ पे प्रमेय लगानी है, वो जो मैंने बेसिक में आपको बताई थी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए स्क्वायर किससे विभाजित है, 5 से विभाजित, 5 से विभाजित है। आई क्या बात समझ में, कैसे बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे गुणा में 5 है, मान लो यहाँ पे कोई संख्या मान लो क्या है 10 है या 20 मान लीजिए, 20 पंजे कितना होता है 100 होता है। तो मतलब 100 में भी 5 का भाग जाएगा, तो मैं बोल रहा हूँ कि ए स्क्वायर में भी 5 का भाग जाएगा, है ना। यहाँ पे जो संख्या होगी उसके अंदर भी 5 का भाग जाएगा, क्योंकि दोनों क्या संख्याएं क्या है यहाँ पे बराबर हैं। तो यहाँ पे जो संख्या होगी वो यहाँ पे भी होगी। मान लो इधर अगर 100 आया है तो इधर भी कितना होगा 100, तो इसके अंदर अगर 5 का भाग जा रहा है तो इसके अंदर भी 5 का भाग जाएगा। तो हमने क्या लिख दिया कि ए स्क्वायर के अंदर कितने का भाग जाएगा, 5 से विभाजित है, ठीक है। तो इसलिए क्या लिख सकते हैं हम, दूसरी लाइन क्या थी बेसिक के अंदर कि यहाँ पे ए जो है वो भी किससे विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा, ए जो है वो भी किससे विभाजित होगा, आपका 5 से विभाजित होगा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार आपको ये करना है। अब हम देखो आगे कैसे करेंगे, अब हम क्या लिख सकते हैं इसके अंदर वो देखिएगा आप। तो हम लिख सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं, इसके आधार पे लिखेंगे अब। तो क्या लिख सकते हैं कि ए जो है वो बराबर है 5 के, लेकिन यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, एक पूर्णांक लेना पड़ेगा। वो पूर्णांक मैंने देखो क्या ले लिया, सी ले लिया। ये क्या है, यहाँ पे एक पूर्णांक है कि हम इसके आधार पे क्या लिख सकते हैं कि ए जो है वो बी के 5 के बराबर है, लेकिन यहाँ पे एक पूर्णांक लिया मैंने, वो क्या ले लिया, सी ले लिया। अब वो स्टेप बनानी है अपने को, जो हमने क्या किया था यहाँ पे किया था, क्या किया था हमने, वर्ग किया था। तो यही भी यहाँ पे भी क्या करना आपको, वर्ग करने पर, क्या करना बच्चों, वर्ग करने पर। अब इसका क्या कर देते हैं हम, वर्ग कर देते हैं। तो देखिए वर्ग करते हैं इसका, तो लिख दिया हमने वर्ग करने पर। तो क्या बन जाएगा, ये ए का होल स्क्वायर बराबर 5 सी का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो अब इसको हल कर लेते हैं। तो हल करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, क्या आएगा बच्चों, तो हल करेंगे तो ए का स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, यहाँ पे अब वर्गमूल का निशान नहीं है, अंडर रूट नहीं है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि हमने एक समीकरण बनाई थी, वो समीकरण क्या थी अपनी, ये रही, है ना। क्या समीकरण थी कि ए स्क्वायर का मान क्या लिख सकते हैं 5 बी स्क्वायर। तो जो अपने पास ए स्क्वायर है उसकी जगह क्या लिख सकते हैं 5 बी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर। तो देखिए हम 1 से मान रख देते हैं, तो ए स्क्वायर का मान यहाँ पे क्या है अपने पास 5 बी स्क्वायर, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 5 बी स्क्वायर बराबर 25 सी स्क्वायर, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर अपने पास ए का मान हमने निकाल लिया था, अब क्या लेना है यहाँ पे बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये किस में है, गुणा में है, तो इसको क्या कर देंगे, इस 5 को उठाकर इधर भेजेंगे तो ये किस में चला जाएगा अपने पास, यहाँ पे तो बचा बी स्क्वायर और ये किस में आ जाएगा 25c², ये क्या आ जाएगा बट्टे में 5 लग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब आगे कर लेते हैं इसको, इसका भाग दिया 5 का तो कितनी बार गया, 5 बार गया, तो बी स्क्वायर अपने पास कितना बच गया 5c²। अब वही अपन क्या लगा देंगे, परमेय लगा देंगे, वही बात है यहाँ पे भी। अगर यहाँ पे मैं वही बात है 10 लेता हूँ, तो अगर यहाँ पे 10 लिया तो ये कितनी बन गई 50। अगर 50 क्या है 5 से विभाजित है, तो मतलब ये वाला बी स्क्वायर भी किससे विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। तो क्या लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर जो है वो किससे विभाजित है, 5 से विभाजित, 5 से विभाजित है। ठीक है, इसलिए क्या लिख सकते हैं हम, दूसरी लाइन क्या थी अपनी, इसलिए कि b यहाँ पे जो संख्या है ना, वर्ग नहीं उसका संख्या, b भी क्या होगा 5 से विभाजित होगा। क्या होगा, b भी 5 से विभाजित होगा। तो इस प्रकार आपको देखो स्टेप वाइज, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एक परिमेय संख्या मान ली, ठीक है, वो इसको हम बी ए पी बटे क्यू के रूप में, मतलब a बटे बी के रूप में यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों को हमने यहाँ पे लिखा a बटे बी बराबर क्या, √5। तो इस प्रकार आपको प्रोसेस करते जाना है और अपने आप सवाल होता जाएगा। बस यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो ये 5 क्या है, इससे विभाजित है, तो मतलब है ना, ये 5 इसको विभाजित करेगा तो इसको भी विभाजित करेगा, तो ये दोनों क्या है, बराबर हैं यहाँ पे। बस ये बात आपको याद रखनी है और वो स्टेप आपको यहाँ पे भी लगानी है। तो इस प्रकार आपको इस सवाल को करना है। आगे देखिए इसके अंदर अब आप अपने वो अभी उत्तर नहीं मिला, हमें क्या सिद्ध करना था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब इसके बारे में हमें थोड़ा सा देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि यहाँ हम लिखते हैं, अब देखिए बच्चों, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अब यहाँ इसके नीचे लिख देता हूँ मैं, इसी का पार्ट है ये, ठीक है ना। तो इसी के नीचे लिख देते हैं, यहाँ a और b, यहाँ a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। मैंने क्यों लिखी ये लाइन, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या आ रहा है कि a जो है वो किससे विभाजित हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है, और b भी यहाँ पे किससे विभाजित हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है। तो मतलब a का भी एक गुणनखंड कितना है, 5 है, और b का गुणनखंड भी क्या है, 5 है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, उभयनिष्ठ लगा दिया। उभयनिष्ठ का मतलब इसमें भी भाग जाएगा, इसमें भी भाग जाएगा, दोनों के अंदर उसी संख्या का भाग जाएगा। ठीक है ना, तो ये मैंने लाइन लिख दी यहाँ पे। ठीक है, अब लेकिन क्या लगाएंगे, लेकिन a और b से अभाज्य संख्या हैं, है ना। लेकिन a और b क्या है, से अभाज्य संख्या, जो हमने ऊपर मानी थी थोड़ी देर पहले, है ना। अगर ये से अभाज्य संख्या है तो हमारी कल्पना क्या हो गई, गलत हो गई। से अगर ये से अभाज्य संख्या है तो हमारी कल्पना क्या हो गई, अतः हमारी कल्पना क्या हो गई, गलत हो गई। क्या हो गई प्यारे बच्चों, गलत है। ठीक है ना, तो इस लाइन को आपको समझना है। यहाँ पे देखो हमने क्यों लिखा, यहाँ a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है, क्योंकि यहाँ पे a में भी 5 का भाग जा रहा है और b में भी 5 का भाग जा रहा है, इसलिए हमने ये लाइन लिख दी। देखो मैं टाइम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको ये सवाल अगर समझ में आ गया तो अगले वाले सवालों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस इस वीडियो को आप ध्यान से देख लेना,
अगर इस वीडियो को आपने ध्यान से देख लिया तो अपने आप सवाल समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे लेकिन ए और बी ऊपर हमने माना था कि ए और बी क्या है, सह अभाज्य संख्या है, और सह अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है दोनों संख्याओं में, है ना, दोनों संख्याओं में किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो यहाँ पे ए और बी में 5 का भाग जा रहा है, यानी कि एक ही संख्या का भाग जा रहा है, मतलब ये क्या है, सह अभाज्य संख्या नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ना, क्योंकि हमने तो माना था अगर वो सहअभाज्य संख्या नहीं है तो मतलब वो क्या हो गई, अपने आप ही एक अपरिमेय संख्याएं हो गई। तो हमारी कल्पना गलत हो गई। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः निष्कर्ष निकलता है, अतः निष्कर्ष निकलता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आगे क्या बात समझ में आपको, देखो दोबारा देखिए इस लाइन को, दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, ये दोबारा बताने की जरूरत नहीं। लेकिन ए और बी सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बताया था आपको कि मैंने ली यहाँ पे, मान लो कोई संख्या ले ली 5 और एक संख्या ले ली मान लो मैंने 9। 5 और 9 के अंदर क्या किसी एक संख्या का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। तो ये संख्याएं क्या अपनी सहअभाज्य हैं, क्या है, सहअभाज्य है ना, सहअभाज्य संख्या। और सहअभाज्य का मतलब वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, क्या होती है, परिमेय संख्या। तो यहाँ पे हम क्या लिखा, सहअभाज्य संख्या। अतः हमारी कल्पना क्या होगी, मतलब 5 का भाग जा रहा है, यहाँ पे मान लो क्या है, यहाँ पे क्या है 10 है और यहाँ पे कितना है 15 है, ठीक है ना। तो मतलब इसके अंदर भी 5 का भाग जाएगा, इसके अंदर भी 5 का भाग जाएगा, दोनों के अंदर जाएगा। तो मतलब क्या है, ये सहअभाज्य संख्या नहीं हो सकती। तो हमने तो क्या माना था कि ए और बी क्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे हमारी कल्पना क्या हो गई, गलत हो गई। ठीक है बच्चों, तो अतः यह निष्कर्ष निकलता है। तो हमारी कल्पना वहाँ पे गलत हो गई, वो परिमेय संख्या मानी थी तो वो गलत हो गई। तो मतलब ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या हो गई अपने आप ही। तो हमने लिख दिया था निष्कर्ष निकलता है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार आपको इस सवाल को करना था प्यारे बच्चों। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आए तो पीछे जाकर 2 बार 3 बार आप ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को, अपने आप आपको ये सवाल आने लग जाएगा। बस स्टेप याद रखना कि हमने किया कैसे इस सवाल को। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार आपका ये पहला सवाल था। तो आज हम इस वीडियो में एक इसी सवाल की बात करेंगे, अगले वीडियो में हम दूसरे सवाल की बात करेंगे। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और चैनल को अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, अच्छे से समझ में आए, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्यारे बच्चों, और वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।